लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा लेसन नंबर 13, राइट, विच इज़ योर वेरियस इनिशियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये जो हमारा चैप्टर है वेरियस इनिशियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस चैप्टर में अप्रॉक्स 17-18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। कुछ 17-18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दिए हुए हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा, DGFT के पास रजिस्टर कराना होगा। अगर आपको फूड में बिजनेस करना है तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। अगर आपको लेट्स से क्या बोलते हैं मेडिसिन से डील करना है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको फैक्ट्री आप पोल्यूशन वगैरह कर रहे हो तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयज़ को हायर किए हो तो आपको ESIC EPFO रजिस्ट्रेशन लेना होगा, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेना होगा, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, और ये सब एकदम अलग अलग हैं। ये सब के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो ऑल दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ वन सिमिलर लॉ और द वन सेम एक्ट। ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग कानूनों में लिखा हुआ है सारे रजिस्ट्रेशन। ऑल रजिस्ट्रेशन आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आज हम लोग करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आज हम लोग करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। समझ लो ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, इसका बाकी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो ये टॉपिक है कितने पेजेस का, हाफ पेज, एंड देन एकदम छोटा सा टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लेस देन वन पेज समझ लो, ओनली वन पेज। वेरी इजी, सुपर इजी। इस टॉपिक में बस इतना लिखा हुआ है कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीनिंग अगर आप भारत देश के बाहर से कोई सामान खरीदना चाहते हैं, भारत देश के बाहर कोई सामान प्रोवाइड करना चाहते हैं, गुड्स और सर्विस, इन दैट केस यू हैव टू ऑब्टेन अ कोड फ्रॉम DGFT। DGFT आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड करती है। और ये जो कोड होता है ना, ये ऑब्टेन करने के लिए हमें DGFT को एप्लीकेशन देना होता है। सो अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम DGFT को एप्लीकेशन देंगे और DGFT को हम अपना पैन नंबर वगैरह सबमिट करेंगे, डिटेल सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, एंड देन DGFT जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद हमें अगर सब सही होगा तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अलॉट कर देगा। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है ये सेम पेन नंबर की तरह होता है, जो पेन नंबर होता है ना उसी को ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना देते हैं। सो दैट इज अ सिंपल पॉइंट। अब यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में बताती हूँ। कौन सा नंबर है ये? 8वां नंबर है ना, 8 नंबर, IE कोड। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों लेना होता है? सबको लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, सबको लेना ज़रूरी नहीं है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको लेना होगा। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा। दूसरा, ये जो कोड होता है ना ये 10 डिजिट का होता है, सेम आपके पेन नंबर की तरह। जो आपका पेन नंबर होता है ना उसी को ये लोग IE कोड बना के IE कोड अलॉट कर देते हैं। वो 10 डिजिट्स होता है, 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 10 डिजिट्स का, योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। और मैम ये वैलिड कब तक के लिए होता है? ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो एक चार्ट बना लेना जहां सबकी वैलिडिटी लिख लेना, सारे रजिस्ट्रेशन की। मेरे बच्चों, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन, उसमें मैं आपको बता रही हूँ अपन ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पढ़ा है। आप लोग मुझे बताएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, बुक में नहीं थी, पुराने सिलेबस में थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अपन ने NSIC रजिस्ट्रेशन पढ़ा है क्या? ये भी MSME का ही होता है। यस मैम। NSIC रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, राइट?
वहाँ पर था नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। NSIC रजिस्ट्रेशन 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यू कराना होता है। ऐड कर लेना, जहाँ पर NSIC पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में, लेसन नंबर 9 में पढ़े थे, नहीं लेसन नंबर 5 में पढ़े थे, लेसन 5 में पढ़े थे NSIC रजिस्ट्रेशन। तो NSIC रजिस्ट्रेशन ना 2 साल के लिए वैलिड होता है, लिख लेना, वहां पर दिया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल, ठीक है। NSIC रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद अपन ने कल कौन सा पढ़ा था, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। 5 years. 5 years. शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट। कोई एक ब्लैंक पेज में चार्ट बनाओ, बनाओ अभी बनाओ, कोई भी, मतलब पीछे कॉपी के पीछे वाला पेज, या बुक में कहीं खाली जगह होगी तो बुक में ही कोई खाली पेज होगा तो बुक में ही बना लो। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। फिर 5 इयर्स के बाद फिर से रिन्यू कराना होता है। और अभी अपन पढ़ रहे हैं IE कोड, IE कोड, IE कोड। IE कोड जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लाइफ टाइम, मतलब रिन्यू कराने का झंझट नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, बार बार रिन्यू कराने का झंझट नहीं होगा, ठीक है। याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, कंपेयर करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, NSIC रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए वैलिड होता है, फिर रिन्यू कराना होता है, ऑफ कोर्स उसके बाद रिन्यू कराना होता है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यू कराना होता है। IE कोड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। फिर आगे जो जो पढ़ते जाएंगे ना, इसमें अपन ऐड ऑन करते जाएंगे, इसके नीचे कुछ लिखना मत, ये पेज खाली छोड़ दो पूरा। अभी अपन ने इतना पढ़ लिया तो इतना चार्ट बना लिया, इसके अलावा आगे जो जो एक्ट्स की वैलिडिटी अपन पढ़ते जाएंगे, जो जो रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पर लिस्ट में अपन ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक 2 रजिस्ट्रेशन अपन ने पढ़े हैं जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम यानी MSME रजिस्ट्रेशन, और आपका IE कोड, ये दोनों लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ रहे हैं IE कोड के बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो IE कोड लेना होगा, सेम जो पैन नंबर होता है वही IE कोड होता है, वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। मैम इसके यूज क्या है, यूज तो मैम नाम से ही समझ में आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, यानी कि इसका यूज कब होगा, अगर इंपोर्ट करेंगे तो यूज होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो यूज होगा। अब ध्यान से सुनना, इसी को अपन 4 तरीके से बोल सकते हैं। इंपोर्ट करने को, जब आप इंपोर्ट करते हो तो जो मोस्टली जो गुड्स होता है ना, वो शिप के थ्रू आता है। तो जैसे पोर्ट में आ गया, जहां शिप आती है ना उसको पोर्ट बोलते हैं। आपने लेट्स से अमेरिका से गुड्स मंगवाया, वो पोर्ट से शिप से आ गया, पोर्ट में है। अब आप ना इसको कस्टम लॉ में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में टैक्स में पढ़ेंगे आप लोग, कि जब पोर्ट में गुड्स आ जाते हैं ना, आपको क्लियर कराना पड़ता है, उसको क्लियरेंस कराना पड़ता है। तो अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है ना, तो वो कस्टम अथॉरिटी ना आपको गुड्स का क्लियरेंस नहीं देगी। गुड्स का क्लियरेंस नहीं देगी यानी कि आपने इंपोर्ट तो कर लिया गुड्स, वो इंपोर्ट भारत देश में आ भी गया वो गुड्स, लेकिन वो कस्टम अथॉरिटी के पोजीशन में रहता है। फिर जब आप अपना लाइसेंस दिखाते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिखाते हो, बिल दिखाते हो, तो जाके वो जो क्लियरेंस अथॉरिटी है वो लोग आपको गुड्स देते हैं। तो अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होगा तो आप गुड्स का क्लियरेंस ही नहीं कर पाओगे, यानी इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये यूज है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंपोर्ट कोड, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंपोर्ट कोड। नंबर 1, इट इज यूज फॉर क्लियरिंग गुड्स। नंबर 2, सेंडिंग शिपमेंट्स, यहाँ एक्सपोर्ट की बात कर रही है। यस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाले पॉइंट में अपन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सेंडिंग शिपमेंट, अगर आपको शिपमेंट भेजना है, शिपमेंट यानी जब आप भारत देश के बाहर कोई गुड्स भेज रहे हो, तो अगर आपको कोई एक्सपोर्ट करना है गुड्स तो उसके लिए IE कोड लगेगा, बिना IE कोड के यू कैन नॉट सेंड शिपमेंट्स। अब देखो, इंपोर्ट करोगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी IE कोड चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा। तो आप अब्रॉड से पैसा रिसीव करो चाहे अब्रॉड पैसा दो, दोनों के लिए आपको IE कोड लगेगा, तो IE कोड लेना होगा फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, फॉर मेकिंग पेमेंट टू अब्रॉड। वही बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई 4 तरीके से लिख दिया तो ये अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। 4 यूजेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड: फॉर क्लियरिंग गुड्स, फॉर सेंडिंग शिपमेंट, फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम अब्रॉड, फॉर पेइंग मनी अब्रॉड। खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, नो टाटा बाय बाय। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैम मुझे ना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, बहुत लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो मैम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बस
इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो मान के चलो मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैं इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनना चाहती हूँ, तो मुझे एप्लीकेशन देना होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। किसको एप्लीकेशन देते हैं? यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन देते हैं डीजीएफटी को। किसको? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि यहाँ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व हो रहा है। फॉरेन ट्रेड, आप इंडिया के बाहर से डील कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? डीजीएफटी। डीजीएफटी, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो हमारे डीजीएफटी का ऑनलाइन वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ऑनलाइन है, मतलब ऐसे ऑफलाइन पेपर लेके नहीं भागना पड़ेगा, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा डीजीएफटी की ऑनलाइन वेबसाइट में। डीजीएफटी की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर मैं जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर दूंगी। और ये जो फॉर्म होता है ना, जो आईई कोड लेने के लिए फाइल किया जाता है, इसका नाम है आयात निर्यात फॉर्म। आयात स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट, निर्यात स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हिंदी में आयात और निर्यात बोला जाता है। इसीलिए ये जो फॉर्म है जो आप फाइल करते हो टू टेक द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, द नेम ऑफ दैट फॉर्म इज आयात निर्यात फॉर्म। द नेम ऑफ दैट फॉर्म इज आयात निर्यात फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है डीजीएफटी की पोर्टल में, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आयात निर्यात फॉर्म में अटैच करने होते हैं? पॉइंट नंबर 1, अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस या तो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में होगा, या पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा, या कंपनी के फॉर्म में होगा, या एलएलपी के फॉर्म में होगा, या ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में होगा। तो जो भी आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसका आपके पास प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो होगा, तो वो प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको सबमिट करना होगा। प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनरशिप और एचयूएफ और एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म अटैच करना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अटैच करना होगा। अगर आपकी एलएलपी है तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट अटैच करना होगा। अगर आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपको अटैच करना होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस अटैच करना होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस कि ये एड्रेस हमारा है, तो या तो हो सकता है हमने उसको रेंट पे लिया है या हम उसके ओनर हैं। तो अगर हमने उसको खरीदा है, वो जो प्रॉपर्टी है, जिस जो जो एड्रेस है हमारा, अरे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कोई ऑफिस होगा ना, हमारा कोई एड्रेस होगा ना हमारे बिजनेस का। तो हो सकता है वो जो ऑफिस है हमारा जहां हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमने खरीदी है, तो अगर हमारी ही होगी तो सेल डेट दिखा देंगे। अगर हमने रेंट पे लिया तो रेंट एग्रीमेंट अटैच कर देंगे या लीज एग्रीमेंट। और उसके साथ हमें यूटिलिटी बिल भी देना होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। हमें अपना आईडी प्रूफ भी देना होता है, जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी। और अगर हमने वो रेंट पे भी नहीं लिया है, हम किसी और का है वो बिल्डिंग, हम उसके परमिशन से यूज कर रहे हैं, तो हमें एनओसी ऑफ ओनर देना होगा। इफ एड्रेस प्रूफ इज नॉट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगर वो एड्रेस हमारे नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो हमें उसका एनओसी भी अटैच करना होगा। उसके अलावा हमें अपने बैंक अकाउंट का प्रूफ अटैच करना होगा, क्योंकि आप इंडिया के बाहर से डील कर रहे हो। आप कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट रिसीव करोगे, कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट का भी प्रूफ देना होता है। और बैंक अकाउंट का प्रूफ कैसे देते हैं? कैंसिल चेक के द्वारा। आप देखे होंगे कहीं भी आप एप्लीकेशन देते हैं ना, जहाँ बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगती है, वहाँ हमें कैंसिल चेक देना होता है। चेक में ना हम ऐसे ऐसे 2 लाइन करके ना कैंसिल लिख देते हैं, तो वो कैंसिल चेक होता है, यानी कि वो चेक से कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर कोई उसमें अमाउंट भी लिख देगा ना तो भी बैंक उसको क्लियर नहीं करेगी, उससे कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। जस्ट प्रूफ कि हाँ ये हमारा बैंक अकाउंट है, कैंसिल चेक और एक बैंक सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी फिर से हम लोग पढ़ेंगे बुक से दोबारा, ठीक है। ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने से पहले करनी होती हैं। नंबर 1, आपको अगर डीजीएफटी का पोर्टल है, सर्च करते हैं डीजीएफटी वेबसाइट, dgft.gov, डीजीएफटी की अलग से वेबसाइट है dgft.gov.in। डीजीएफटी के बारे में आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे ECIPL में, मॉड्यूल 2 में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, क्योंकि ये भी फॉरेन ट्रेड के अंदर आ जाता है ना। तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, और ये अभी अमेंड हुई है, नई पॉलिसी है, पिछले साल आई है 2023 में, एकदम नहीं है, ताज़ा, दिसंबर पहला अटेम्प्ट था इसका।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अमेंडमेंट है, नया नया आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और ये 80 पेजेस का है, पता है 80 पेजेस से भी ज़्यादा का है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और पूरा आपके सिलेबस में है 80 पेजेस का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 मॉड्यूल 2 में। तो ये हमारे मोदी जी हैं, और यहीं पर ना आपको लॉगिन करना होता है। ये देखो, ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इसमें ना अपना अकाउंट बना सकते हैं इस वेबसाइट में और लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाओ यहाँ पर। यस, तो सबसे पहले ना अगर आपको डीजीएफटी की वेबसाइट में अप्लाई करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने क्रेडेंशियल से, एक अकाउंट बनाना होता है, साइन इन करना होता है। तो सबसे पहले यू शुड हैव अ वैलिड लॉगिन आईडी ऑन द डीजीएफटी पोर्टल। अब लॉगिन कर लिए, अब आप फॉर्म फाइल कर सकते हो, लेकिन फॉर्म फाइल करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ प्री रिक्विजिट है कि अगर आपके पास पेन नंबर है तो ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हो। अगर आपके पास पेन नंबर ही नहीं है तो you are not eligible for obtaining import export code. If I have pen, then I'm eligible to obtain import export code. If I don't have pen number, then I'm not eligible to obtain the import export code. तो कुछ prerequisite है कि अगर मैं import export code लेना चाहती हूँ तो मेरे पास पेन नंबर होना ही चाहिए। I should have पेन। अब अगर पार्टनरशिप है तो वो फर्म के नाम पे होना चाहिए, अगर कंपनी है तो वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए, तो जो बिजनेस है उसके नाम पे पेन होना चाहिए, फर्म का बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस का अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस बिजनेस के लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, और चौथा आपके पास एक्टिव डीएससी आधार होना चाहिए। डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप इसमें साइन कैसे करोगे अदरवाइज? तो दिस आर द प्री रिक्विजिट, यू शुड हैव दिस, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब हो गया, अब एप्लीकेशन फाइल कर दिए, फिर डीजीएफटी जो है वो आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अगर सब सही होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, अगर सब सही होगा तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक नंबर अलॉट कर देगा, एक कोड अलॉट कर देगा जिसको अपन बोलते हैं आईई कोड। और आपको पता है आईई कोड सेम जो आपका पेन होता है ना, उसी को आपको एज अ आईई कोड अलॉट कर दिया जाता है। दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना है, खत्म। बुक से आप खुद भी रीड ले सकते हो, लेकिन एकदम फटफट मैं एक बार सेम चीज बुक से रीड करा देती हूँ आपको। यस, डेज वेज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कितना भी दिन लग सकता है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ 30 डेज का टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस जस्ट अ सेकेंड, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आई एड्रेस योर डाउट। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दिया करो आपका डाउट होता है तो। एक बार जल्दी से आ जाओ बुक में, पेज नंबर 355 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको इसको बुक से रीड करा देती हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईई कोड इज अ की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ऑफ कोर्स आई आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि हर बिजनेस का अलग अलग आईई कोड होता है, किसी भी दो बिजनेस का सेम आईई कोड नहीं हो सकता, विच इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग। मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग यानी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आईई कोड लेना ही पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये 10 डिजिट का कोड होता है जो कौन इशू करता है, डीजीएफटी। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है, एमसीआई। एमसीआई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। सो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डायरेक्टरेट है जिसका नाम है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। वो आपको आईई कोड अलॉट करता है। However, for service exports, IE code shall not be necessary except when the service provider is taking benefit under the FTP policy। अगर आप मात्र सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको IE कोड लेना जरूरी नहीं होगा, except when you want to take benefit under foreign trade policy। जैसे ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट करने पे बहुत बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। तो एफटीपी के अंदर ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी नई नई आई है 2023 में, एफटीपी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं टू द एक्सपोर्टर कि जो एक्सपोर्ट करेगा उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेगा। So if you want to take the benefit, then you have to register under IE code, and if you want to just export the service, not the goods, then it's okay if you don't take the IE code,
but in that case you will not be able to take the benefit of FTP policy. If you want to take the benefit of FTP policy, then you have to take the IE code. IE code is valid for lifetime. वैलिड फॉर लाइफ टाइम यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई 5 साल 10 साल की वैलिडिटी नहीं होती है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, कोई रिन्यूअल का झंझट नहीं है। आपको पता है आप आज भी चाहो ना, अब भी चाहो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस ले सकते हो। इट्स सुपर इजी, इट्स वेरी इजी। Importers are not allowed to proceed without this code, and exporters can't take benefit of export from DGFT, custom, etc. if they don't have this code. सेम चीज को बार बार दिया हुआ है कि इंपोर्टर्स इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास आई कोड नहीं होगा तो, और एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास आई कोड नहीं होगा तो। सेम चीज को बार बार दिया हुआ है। द आई कोड मस्ट बी कोटेड बाय इंपोर्टर्स व्हाइल क्लियरिंग कस्टम। यहाँ पर आपको यूजेस ऑफ आई कोड दिया हुआ है, ये जो मैं आपको नोट से पढ़ा चुकी हूँ। यूजेस ऑफ आई कोड का यूजेस क्या क्या है? शिपमेंट करने के लिए, मनी भेजने के लिए, मनी रिसीव करने के लिए, गुड्स क्लियर करने के लिए, ये सब के लिए आई कोड यूज होता है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि आई कोड इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग कस्टम क्लियर करने के लिए। ऑल्सो बैंक्स रिक्वायर इम्पोर्टर्स आई कोड वाइल सेंडिंग मनी अब्रॉड। अगर आप मनी पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको आई कोड लगेगा। एंड फॉर एक्सपोर्टर्स आई कोड मस्ट बी कोटेड वाइल सेंडिंग शिपमेंट। अगर आप एक्सपोर्ट करते टाइम शिपमेंट भेज रहे हो उसके लिए भी आई कोड लगेगा, उस समय भी आपको आई कोड कोट करना होगा। एंड बैंक्स रिक्वायर आई कोड फॉर रिसीविंग द पेमेंट। अगर आपका पेमेंट बाहर से आ भी रहा है उसके लिए भी आपको आई कोड लगेगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया कौन से 4 जगह पे आप अपने आई कोड को यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको आपका आई कोड कोट करना होता है। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये मैंने नोट्स के द्वारा भी आपको समझा दिया था। उसके बाद द नेचर ऑफ द फर्म ऑब्टेनिंग एन आई कोड मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, HUF, सोसाइटी। कुछ भी हो सकता है, जरूरी कोई भी हो चलेगा। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, HUF हो, कोई भी बॉडी हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ? हाँ, मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। पार्टनरशिप, हाँ। कंपनी, हाँ। LLP, हाँ। एवरीवन कैन डू द एक्सपोर्ट एंड द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कैन बी एनीथिंग, नो मैटर व्हाट। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। Consequence upon the introduction of GST, IE number is same as the PAN। मैंने बताया है आपको, जब से GST आया है 2016 में, उसके बाद से जो आपका PAN नंबर है वो वही IE कोड भी होता है। मतलब जो मेरा PAN नंबर है वही मेरा IE कोड भी होगा। एंड इट वुड बी सेपरेटली इशूड बाय DGFT। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि IE कोड आपको कौन इशू करता है? DGFT इशू करता है। यस, आई गेस आकाश आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। एप्लीकेशन फॉर IE रजिस्ट्रेशन। अब देखो प्रोसेस ऑफ IE रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, एक बार मैं नोट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आप IE रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? सबसे पहले तो आपको DGFT की पोर्टल में लॉगिन करना होगा, फिर ये सब आपके पास होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करोगे जिसको अपन आयात निर्यात फॉर्म बोलते हैं, उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और फिर DGFT सब क्रॉस चेक करेगा, सब सही होगा तो आपको IE कोड जो है वो अलॉट कर देगा। अब यहाँ पर आ जाओ, एप्लीकेशन। आप IE कोड कैसे ले सकते हैं? DGFT की वेबसाइट है, अभी मैंने आपको दिखाई थी DGFT की वेबसाइट www.dgft.gov.in। तो आपका प्रोसेस क्या है इंपोर्टर एक्सपोर्ट को IE कोड लेने का DGFT पोर्टल में? सबसे पहले तो आपका एक वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना चाहिए DGFT पोर्टल का, लॉगिन ID पासवर्ड जिसको अपन बोलते हैं, जिससे आप लॉगिन कर पाए DGFT की पोर्टल में। उसके बाद यू शुड हैव, ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। नंबर 1 पेन और है ठीक है, बाकी आएगा। हाँ, यू शुड हैव DSC, आधार एंड यू शुड हैव बैंक अकाउंट, एक्टिव फर्म्स बैंक अकाउंट। 3 चीज आपके पास होनी ही चाहिए, DSC या आधार, आपका खुद का बैंक अकाउंट और आपका पैन नंबर। ये तीनों चीज आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप DGFT के पास रजिस्टर कर सकते हो। अब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे और एप्लीकेशन के साथ आप ये कुछ
स्कैन डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे? नंबर 1, प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है, प्रूफ ऑफ योर पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, एचयूएफ, अदर्स, अदर्स में सब आ जाएगा, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट एक्सेट्रा सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ योर एड्रेस, इट कैन बी इधर सेल डीड और रेंट डीड, लीज डीड, प्लस योर टेलीफोन बिल्स, और इट कैन बी प्रोप्राइटरशिप अगर है तो उस केस में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी भी चलेगा जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आपका पर्सनल आधार होगा और पर्सनल पेन होगा तो उसमें भी आपका एड्रेस लिखा होता है। नेक्स्ट, अगर आपका एड्रेस प्रूफ में किसी और का नाम है, आपका नाम नहीं है, तो उससे आपको एनओसी भी लेनी होगी, एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। ये सारे एड्रेस प्रूफ आपको अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके साथ आपको प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट देना होगा, जो कि एक कैंसल चेक होगा और एक बैंक का सर्टिफिकेट होगा। बस इतना आप सबमिट कर देंगे डीजीएफटी को, और डीजीएफटी फिर चेक करेगा, सब सही होगा तो फिर आपको जो है वो आई कोड सबमिट, आई कोड अलॉट कर देगा। दैट्स इट। आयात निर्यात फॉर्म नहीं दिया है, आप लिख लेना। आप यहाँ पर लिख सकते हो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शेल फाइल आयात निर्यात फॉर्म, आयात निर्यात फॉर्म 250 along with following documents, along with following documents। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा आयात निर्यात फॉर्म डीजीएफटी को फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, एनी अदर डाउट? आकाश, आपका डाउट आई गेस क्लियर हो गया होगा। एनी अदर डाउट? हाँ, एनी अदर डाउट? एनपीयू क्यों करेगा? सर्विस नहीं, बट दे डोंट डू बिजनेस, राइट। और अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी इंडिया के बाहर कुछ भेजता भी है ना, तो वो एक दूसरा एक्ट है एफसीआर है, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ड्रग लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, वही पढ़ा अपन ने। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ ड्रग लाइसेंस, टॉपिक नंबर 9। इसका आई कोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक था, ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। अब ड्रग लाइसेंस यानी कि ड्रग लाइसेंस मतलब वो कोकेन बेचने के लिए लाइसेंस नहीं, ये मत बोलना मैम कोकेन बेचना है लाइसेंस दिला दो, वो इलीगल है, ठीक है। ड्रग लाइसेंस यानी कि अगर आपको मेडिसिन में डील करना है, फार्मेसी में डील करना है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना होगा। मैम अगर आपको मेडिकल शॉप खोलनी है, आपको मेडिसिन बेचना है, तो भैया ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, आपको अल्कोहल की शॉप खोलनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस लिए आप अल्कोहल की दुकान नहीं खोल सकते। सेम उसी तरह अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, फार्मेसी का बिजनेस करना है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना ड्रग लाइसेंस लिए आप फार्मेसी का बिजनेस नहीं कर सकते।
बिना ड्रग लाइसेंस लिए आप फार्मेसी का बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आपको फार्मेसी का बिजनेस करना है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बहुत ईजी है। देखो, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में। आपके सिलेबस में कितना है, सिर्फ ड्रग लाइसेंस कैसे लिया जाता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेकिंग ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस और एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस। होलसेल, अगर आपको रिटेल बेचना है, रिटेल यानी कि आप डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हैं, आपकी दुकान है, मेडिकल की दुकान है, आप डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हो। मेरे को बुखार हो गया, मेरे को पैरासीटामोल चाहिए, डोलो चाहिए, मैं दुकान में गई लेने, मेडिकल शॉप में गई, वो उनसे दवाई लेके आ गई, तो वो रिटेल स्टोर है। मैं कस्टमर हूँ, मैं डायरेक्ट जिस स्टोर से ले रही हूँ, मेडिकल स्टोर से, वो रिटेल स्टोर हो जाएगा। होलसेल वाले यानी कि जो रिटेलर्स को बेचते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बेचते हैं। हम होलसेलर के पास दवाई लेने नहीं जाते हैं, होलसेलर्स लोग रिटेलर्स को बेचते हैं और फिर रिटेलर्स लोग कस्टमर्स को बेचते हैं। तो जो ड्रग लाइसेंस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस और एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप ऐसे मुंह उठा के ऐसे आके ड्रग लाइसेंस नहीं ले सकते, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीएस बनना है तो ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं बन सकता। 3 एग्जाम्स है 3 लेवल पे, वो तीनों लेवल पे एग्जाम्स आपको क्लियर करनी होगी, आपके पास ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, तो जाके आपको सीएस की डिग्री मिलेगी। सो ड्रग लाइसेंस के कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए तो ही आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा, वरना आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग लाइसेंस। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम एरिया। मैम मेरे पास इतनी माचिस की तिल्ली जितनी जमीन है, इतनी इतनी छोटी, क्या मैं ड्रग लाइसेंस ले सकती हूँ? नहीं। मैम मेरी दुकान ना इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी, जितना बड़ा मेरा टेबल है, ठीक है, ड्रग लाइसेंस मिलेगा? नहीं। अगर आपको या तो होलसेल या रिटेल खोलना है तो आपके पास कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की जमीन होनी चाहिए। आपका जो स्टोर होगा, मेडिकल शॉप होगा, जो आपकी मेडिकल शॉप है या जो आपकी होलसेल शॉप है, कम से कम वो 10 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए, तो ही हम आपको ड्रग लाइसेंस देंगे। जहां आप अपनी मेडिकल शॉप खोलने की सोच रहे हो, चाहे रिटेल चाहे होलसेल, वो कम से कम 10 स्क्वायर मीटर्स की होनी चाहिए, तो ही हम आपको ड्रग लाइसेंस देंगे। और अगर आप दोनों खोलना चाहते हो, होलसेल भी रिटेल भी, तो कम से कम आपके पास 15 स्क्वायर मीटर जमीन होनी चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए आपके पास, जहां पर आप स्टोर खोलोगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। दूसरा, आपके पास एक एसी और एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन जो लेते हैं ना, जिनको डायबिटीज होती है, इंसुलिन सिर्फ रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, बाहर नहीं रख सकते, उसको खराब हो जाएगी, बाहर नहीं रख सकते इंसुलिन को। ऐसे ही कई सारी और जो इंजेक्शंस होती हैं, उनको ठंडे में रखा जाता है, गर्म में आप रखोगे तो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि एसी, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर होना ही चाहिए, तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट, टेक्निकल स्टाफ। क्या आप जिनको मेडिकल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग तक नहीं पढ़ सकते, क्या उनको आप रख सकते हो? द आंसर इज नो। कम से कम आपके पास ऐसे लोग एम्प्लॉय होने चाहिए जिनके पास मेडिकल की नॉलेज है, जिनको मेडिकल का एक्सपीरियंस है, या तो जो मेडिकल में डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग को ही आप स्टाफ रख सकते हो। कहाँ पर क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर में। नहीं तो कई बार होता है ना, उनको भी तो आइडिया चाहिए ना। आप जैसे आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओगे जब मेडिकल स्टोर में, तो वो जब दवाई देते हैं ना, तो आप उनसे पूछोगे ना ये दवाई किस चीज़ के लिए होती है, ये दवाई किस चीज़ के लिए होती है, तो वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा डिग्री होती है, उनके पास इतनी नॉलेज होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कुछ टेक्निकल स्टाफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप होलसेल मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, तो आपके पास कम से कम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड है एज अ फार्मासिस्ट। या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, या एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ग्रेजुएट है विथ मिनिमम 1 ईयर, जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल। उसका मेडिसिन में इसमें 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, SLCC पास आउट होना चाहिए। SLCC यानी सेकेंडरी लेवल कुछ होता है, ये 10th पास बोलते हैं बेसिकली इसको। तब बड़ा लिख दिया SLCC, क्या ही बात कर रहे हैं, 10th पास आउट को बोलते हैं। तो अगर आप 10th पास आउट है, ठीक है, तो कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 10th पास आउट है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है,
मेडिकल में मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ही आप जो है इसका बिजनेस ये इसका लाइसेंस ले सकते हैं। एंड इनमें से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द सेल ऑफ द ड्रग, यानी कि जब ड्रग सेल हो रहा है, ड्रग मतलब कोकेन नहीं, यहाँ अपन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जब मेडिसिन सेल हो रही हैं उस टाइम पे कम से कम या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यानी जिसके नाम पे हमने लाइसेंस लिया है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसके नाम पे लाइसेंस मिला है, तो जब ड्रग सेल हो रहा है होलसेल के टाइम पे, उस टाइम पे या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए या ग्रेजुएट विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या 10th पास आउट विद 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जाम में SLCC लिखना, आई गेस दिस इज SSCC, सीनियर सेकेंडरी समथिंग लाइक दैट। तो सॉरी SSLC है ना, हाँ यस सीनियर सेकेंडरी level of something college, सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ समथिंग, सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ कॉलेज मतलब 10th पास आउट। नहीं SSLC लिखना, एकदम ही याद नहीं आएगा तो लिख देना 10th पास आउट, बट आई गेस SSLC लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो SSLC विथ मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेल। जब आप ड्रग सेल कर रहे हो, मेडिसिन सेल कर रहे हो, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप रिटेल स्टोर है आपका, तो रिटेल स्टोर में आप देखेंगे जब भी आप लेने जाते हैं, रिटेल स्टोर वाले डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, तो रिटेल स्टोर के टाइम पे जब भी मेडिसिन बिकेगी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, वो खुद प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो। रिटेल को अगर थोड़ा बहुत गलत बिक भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा है वहाँ पर, वो लोग तो फर्दर बेचेंगे ना। लेकिन जो रिटेल स्टोर्स वाले हैं वो लोग तो कस्टमर को बेच रहे हैं, वो लोग तो दे आर सेलिंग इट टू द कस्टमर। तो अगर गलत मेडिसिन अगर आप कस्टमर को दे दोगे, वो केस कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि गलत मेडिसिन खाना ये मतलब इट्स अ क्राइम। अगर आप किसी को गलत मेडिसिन खिला रहे हो, तो गलत मेडिसिन दे रहे हो, तो वी कैन टेक एन एक्शन, लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो इसीलिए रिटेल में ना मेडिसिन बेचना बहुत ध्यान देके काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत रिस्की काम है। तो इसीलिए आपको बोल रहा है रिटेल में जब आप भी सेल कर रहे हो मेडिसिन, मतलब आप कस्टमर को दे रहे हो, भैया वो खाएगा उस मेडिसिन को, गलती से भी गलत मेडिसिन नहीं दे सकते आप, गलती से भी नहीं कर सकते आप, गलती से भी। तो इसीलिए रिटेल में जब आप मेडिसिन बेचते हो ना, तो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसके सामने मेडिसिन सेल होनी चाहिए थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स, यानी जितने टाइम वो मेडिकल शॉप ओपन है वर्किंग आवर्स में, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। यस, SSLC का फुल फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी लीविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी लीविंग सर्टिफिकेट, इसका मतलब 10th पास आउट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग लाइसेंस। उसके बाद मैम अगर आपको ड्रग लाइसेंस लेना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रग लाइसेंस। मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रग लाइसेंस? नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म, इसका एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो आपको सबमिट करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, उसके साथ एक कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है ना, कवर लेटर में ना हम इंटेंशन बताते हैं कि हम ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, वी राइट आवर इंटेंशन कि वाई वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जब आप जॉब एप्लीकेशन देते हो, तो जॉब एप्लीकेशन के साथ आप एक कवर लेटर देते हो। कवर लेटर में आप अपना इंटेंशन बताते हो कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो कवर लेटर shows your intention that you are applying for obtaining the drug license. So which documents you have to file in order to obtain drug license? Application form, covering letter. कवरिंग लेटर में आपका इंटेंशन होता है जिसमें एप्लीकेंट का साइन होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका बिजनेस है उसका आपको प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी है तो COI, MOA, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा मैम यहाँ पर हमें हमारे प्रीमाइस का साइट प्लान और की प्लान भी देना होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग चेक करेंगे कि मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है कि नहीं, मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास मिनिमम इतना एरिया होना चाहिए, मिनिमम इतना एरिया। तो ये वो लोग कैसे चेक करेंगे, वो गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी, आपका साइट प्लान मांगेगी, ब्लूप्रिंट। जैसे आप देखे होंगे
जब आर्किटेक्ट लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं ना, तो वो ना आपके मतलब बिल्डिंग कैसी बनानी है उसका वो लोग ब्लूप्रिंट बना के देते हैं, साइट प्लान होता है। आजकल तो 3D भी बनता है जिसमें आप बिल्डिंग बन कंस्ट्रक्ट होने से पहले देख सकते हो, अच्छा यहाँ ये रूम कैसा बनेगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, यहाँ से ये रूम होगा, यहाँ ये रूम होगा, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना उसको अपन साइट प्लान या की प्लान बोलते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है, जो आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ प्रीमाइसेस, साइट प्लान, की प्लान। ये अपन को देना होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग चेक करेंगे कि हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड जमीन है कि नहीं फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट वी हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ पोजेशन, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना होगा कि हाँ ये बिल्डिंग हमारी है या हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट अग्रीमेंट, सेल अग्रीमेंट एक्सेट्रा। प्रूफ ऑफ पोजेशन देना होगा कि हम इस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा और एक एफिडेविट देना होगा जिसमें जो भी प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर है उस बिजनेस का, वो एक एफिडेविट देगा, यानी शपथ पत्र देगा, शपथ देगा, प्रॉमिस करेगा कि ही इज नॉट बीन कन्विक्टेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। मैम हमें कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होता है? ड्रग लाइसेंस लेना होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर लेना होता है। तो हमें जो डायरेक्टर, प्रोपराइटर या पार्टनर है उसको ना एक एफिडेविट देना होता है जहां वो प्रॉमिस करता है, गवर्नमेंट को दिलासा देता है, गवर्नमेंट को बताता है कि आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस एक्ट के अंदर मैंने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है आज तक और मुझे कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, कोई जेल वेल नहीं हुई है। वी हैव टू गिव वन मोर एफिडेविट ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्किंग फुल टाइम। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है वो फुल टाइम रिटेल स्टोर में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा, मान के चलो उसने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, उसने अगर किसी कस्टमर को गलत मेडिसिन दे दी, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जिसके नाम पे वो लाइसेंस मिला है वो फुल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए वर्किंग आवर्स में, राइट। एंड इसका हमें एफिडेविट देना होता है कि हाँ जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो फुल टाइम प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ रिटेल, ये लेकिन ये सिर्फ रिटेल के केस में होता है। लास्टली अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ एम्प्लॉयड। कई बार ऐसा होता है जो ओनर है वो फार्मासिस्ट नहीं है, ना ही उसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है, ना ही उसके पास ये मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, उसने एक मैनेजर एम्प्लॉय करके रखा है या दुकान को संभालने के लिए, मेडिकल स्टोर को संभालने के लिए कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपॉइंट किया हुआ है, तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर वो एम्प्लॉयड है तो चलाना फीस जो आप पेमेंट करते हो उसके लिए आपको चलान देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रग लाइसेंस। बस इतना ही पढ़ना है आपको ड्रग लाइसेंस के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ड्रग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप देखो, इसको याद करने के लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है। 1 to 3 पॉइंट आर रिलेटेड टू वन अनदर। 1 to 3 पॉइंट। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच होता है कवरिंग लेटर और आपका प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद 4, 5, 6, 7 पॉइंट ना बिल्डिंग से रिलेटेड है, आपकी प्रीमाइस से रिलेटेड है कि साइट प्लान, की प्लान, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ पोजीशन। उसके बाद 3 पॉइंट डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, डिक्लेरेशन और एफिडेविट मतलब वही हम लोग शपथ दे रहे हैं। 3 पॉइंट डिक्लेरेशन से रिलेटेड है और लास्ट के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर और चलाना फीस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। एक बार इसको फटाक से बुक से रीड कर लेते हैं। पेज नंबर प्लीज कम टू पेज नंबर 356। ड्रग लाइसेंस, प्लीज कम टू पेज नंबर 356। ड्रग लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस क्या होता है? ड्रग लाइसेंस इज अ परमिशन टू स्टार्ट अ फार्मेसी बिजनेस। अगर आपको फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा। ड्रग लाइसेंस इज अ परमिशन टू स्टार्ट अ फार्मेसी बिजनेस। फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करना है, मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ड्रग लाइसेंस लेना होगा। ड्रग कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ मेडिकेशंस, इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। मैम ड्रग को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ताकि आप गलत ना समझो, कोकेन ना समझो इसको, ठीक है। ड्रग, एक ही ड्रग का नाम पता है मुझे, कोकेन, और कुछ याद भी नहीं आ रहा है तो वही बोल दे रही हूँ, ठीक है। ड्रग, यहाँ पर ड्रग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ड्रग का मतलब है मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डायग्नोसिस, मेडिसिन और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज डिसऑर्डर हटाने के लिए जो मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, चाहे एनिमल में चाहे ह्यूमन बींग्स में, उसको अपन ड्रग्स बोलते हैं, उसको अपन ड्रग बोलते हैं। ड्रग्स नहीं, सॉरी, ड्रग। ड्रग्स बोलने से तो वो हो जाएगा ना ड्रग, हाँ, नॉट ड्रग्स,
ड्रग। एमडीएमए क्या होता है? व्हाट इज एमडीएमए? यस, इट्स अ ड्रग्स। अच्छा, बहुत पता है संदीप आपको। ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग में क्या क्या आ जाएगा? मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर, डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। उसके बाद मैम इसके लिए ना अलग से एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो अगर आपको ड्रग लाइसेंस लेना है तो कौन से एक्ट के अंदर लेना होगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अथॉरिटी हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे टू रेगुलेट ड्रग। तो सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, उसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी है जिसका नाम है स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंट्रोल करते हैं एंड इशू करते हैं ड्रग लाइसेंस। तो मैम इसका एक्ट ही अलग है कंप्लीट। अच्छा, वो जो पुराना वाला था ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ मैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़े थे ना, ये आपको एफटीपी पॉलिसी के अंदर लेना होता है, अंडर एफटीपी पॉलिसी। मैम आपने पूछा नहीं मैम कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है। मैम किस एक्ट के अंदर लेना होता है? एफटीपी पॉलिसी के अंदर लेना होता है। एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय फेमा एक्ट। फेमा एक्ट ट्रीड विथ एफटीपी पॉलिसी, मेनली इट इज कवर्ड अंडर एफटीपी पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है किससे? डीजीएफटी से। गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन है? डीजीएफटी। तो हर एक्ट का आपको पता होना चाहिए ना कि आपको ये जो लाइसेंस लेना है कि किस लॉ के अंदर लेना है। ये आपको एफटीपी के अंदर लेना है फ्रॉम अथॉरिटी कॉल्ड डीजीएफटी। उसी तरह जैसे ये ड्रग लाइसेंस है, ये पूरा अलग है, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है। तो ये जो ड्रग लाइसेंस है इसको लेने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए अलग से एक कानून बनाया गया। तो इसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है विच इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और इस एक्ट के अंदर अलग से गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग हमें ड्रग लाइसेंस इशू करते हैं। उसके बाद ड्रग लाइसेंस फॉर सेटिंग अप फार्मेसी बिजनेस इज एक्चुअली अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट। आपको अगर लाइसेंस लेना होता है तो आप अपने स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हो। तो अगर मुझे छत्तीसगढ़ में मेडिकल शॉप खोलनी है तो मुझे अपने छत्तीसगढ़ के ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस लेना होगा। और जो एप्लीकेंट है सेल विजिट रिस्पेक्टिव स्टेट वेबसाइट फॉर ऑब्टेनिंग, हमारे जो स्टेट की जो वेबसाइट है वहां पर जाके हमें लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद ये जो ड्रग लाइसेंस होता है ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ लाइसेंस होता है, एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस और एक होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। होलसेल ड्रग लाइसेंस उन लोगों को इशू होता है जो डील करते हैं ड्रग्स में, मेडिसिन में होलसेल बेसिस पे। और रिटेल ड्रग लाइसेंस उन लोगों को इशू होता है जो जनरल केमिस्ट की शॉप खोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। केमिस्ट की शॉप, मेडिकल शॉप को केमिस्ट शॉप बोलते हैं ना, जनरल केमिस्ट शॉप यानी मेडिकल शॉप जो डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। उसके बाद इन मोस्ट स्टेट्स द रिटेल ड्रग लाइसेंस इज ओनली इशू टू पर्सन हु possesses a degree or diploma in pharmacy from a recognized institute or university by depositing the fees, but this condition is relaxed in case of wholesale drug license। यहाँ पर आपको बोला है, देखो हर स्टेट में ना डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि दिस इज रेगुलेटेड बाई, दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाई आवर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए, रिटेल ड्रग लाइसेंस, अगर आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास एटलीस्ट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। फार्मेसी में या तो डिग्री या तो डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री मतलब जो 3-4 साल की होती है, डिप्लोमा 1 साल का होता है। डिप्लोमा छोटा होता है ना, डिग्री रेगुलर आपका रेगुलर हो गया 3-4 साल का जो होता है, और डिप्लोमा आपका 1 ईयर वाला हो गया शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर आपको, बहुत सारे स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। हाँ, अलग अलग डिप्लोमा अलग अलग होता है, कुछ कुछ डिप्लोमा 1 ईयर्स का होता है, कोई कोई डिप्लोमा 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो फार्मेसी का या तो डिग्री या तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट होलसेल में नहीं होती है, होलसेल में ऐसा नहीं है।
क्योंकि होलसेल में आपको डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचना है ना, होलसेल में तो आपको बड़े लेवल पे बेचना है, रिटेलर्स को बेचना है. सो दैट इज वाई इन सम स्टेट्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट अगर आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना है तो आपके पास फार्मेसी में या तो डिप्लोमा या तो डिग्री होनी चाहिए. उसके बाद प्री रिक्विजिट्स यानी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो ही आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. पूरा पढ़ चुके हैं, ये पूरा प्री रिक्विजिट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है. सबसे पहले एरिया, आपके पास कम से कम 10 स्क्वायर मीटर की जमीन होनी चाहिए टू स्टार्ट अ मेडिकल शॉप, फार्मेसी या होलसेल. चाहे मेडिकल शॉप यानी कि रिटेल, या तो रिटेल या तो होलसेल खोलना है तो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. बट अगर कंबाइन खोलना है, कंबाइन मतलब दोनों, तो उस केस में आपके पास कम से कम 15 स्क्वायर मीटर की जमीन होनी चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए. स्टोरेज करने के लिए आपके पास कम से कम एक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इन रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी होता है, वरना वो ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल सेरा, इंसुलिन, इंजेक्शंस इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर. इसीलिए आपके पास एक रेफ्रिजरेटर और एक एयर कंडीशनर होना चाहिए. टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो होलसेल के केस में जब भी सेल हो रहा है तो उस टाइम पे व्हेनेवर द सेल इज मेड, उस टाइम पे या तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर एक ऐसा कंपिटेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो ग्रेजुएट है विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्रग, या फिर SSLC पास आउट विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. SSLC यानी कि 10th पास आउट, 10th पास with 4 year of experience in drugs, specially approved by the drug department of drug control. हाँ, लेकिन आपको डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल का परमिशन लेना होगा. जैसे कोई 10th पास है, उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल से परमिशन लेना होगा, देन ओनली उसके प्रेजेंस में मेडिसिन हम बेच सकते हैं. तो होलसेल के केस में ये तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए मेडिसिन के सेल के टाइम पे, या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या फिर ग्रेजुएट विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्रग्स, या फिर 10th pass out with 4 years of experience in drug who have obtained approval from the Department of Drug Control. And lastly, retail के केस में whenever the sale is made, आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो तो it should be made in the presence of the registered pharmacist approved by the department. और वो registered pharmacist हमें अप्रूव करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो registered pharmacist थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स प्रेजेंट होना चाहिए. थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स वो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री रिक्विजिट ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस. दो बार कर रहे हैं ना, क्योंकि एक बार नोट से पढ़ चुके हैं, वही चीज़ अपन बुक से पढ़ रहे हैं, तो समझ लो दो बार अपना हो जा रहा है. डॉक्यूमेंट्स नोट से पढ़ चुके हैं, बुक से बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे ड्रग लाइसेंस लेने के लिए. सबसे पहले एप्लीकेशन, जो भी फॉर्मेट होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा. उसके बाद कवरिंग लेटर में आप अपना इंटेंशन बताते हो कि आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, जो विच शुड बी साइंड बाय द एप्लीकेंट. नेक्स्ट इज चालान ऑफ फीस. नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन फॉर्म, एक डिक्लेरेशन फॉर्म अलग से सबमिट करना होता है. की प्लान, साइट प्लान, प्रूफ ऑफ पोजेशन, प्रूफ ऑफ ओनरशिप. बेसिस यानी प्रूफ ऑफ पोजेशन, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रीमाइसेस. नेक्स्ट प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, प्रूफ कि आपने आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है. इट कैन बी इधर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, MOA, पार्टनरशिप डीड और एक्सेट्रा. एफिडेविट देना पड़ता है ऑफ द नॉन कन्विक्शन ऑफ प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. जो भी प्रोपराइटर, डायरेक्टर, पार्टनर होता है उसको एक एफिडेविट देना होता है कि मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कभी भी कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ, मैंने कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है. एफिडेविट देना होता है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फुल टाइम प्रेजेंट होगा. एंड लास्टली अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, जहां पर हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं. एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए ना, तो उसको अपॉइंट करने का अपॉइंटमेंट लेटर हमें अटैच करना होता है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं. दैट्स ऑल अबाउट ड्रग लाइसेंस. ड्रग लाइसेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले कौन से एक्ट के अंदर आता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. फिर कौन अथॉरिटी है, स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ड्रग की डेफिनेशन, 2 तरह के ड्रग होते हैं, रिटेल और होलसेल. और ये भी पढ़ लेना कि रिटेल के केस में मोस्ट ऑफ द स्टेट में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है फार्मेसी में, बट ये होलसेल में नहीं होता है. फिर प्री रिक्विजिट आपको पढ़ना पड़ेगा, एरिया कितना चाहिए, AC, रेफ्रिजरेटर और टेक्निकल स्टाफ कौन प्रेजेंट होना चाहिए. एंड लास्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग
लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, एंड विद दिस वी आर डन विद ड्रग लाइसेंस। तो इस चैप्टर में हमारा 2 रजिस्ट्रेशन हो गया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड ड्रग लाइसेंस। अभी अपन करेंगे FSSAI लाइसेंस। FSSAI मेरे पास कुछ खाने का पैकेट नहीं, मैं आपको दिखाती है FSSAI लाइसेंस। I have no food packets. और का मतलब क्या होता है? Anyone, राइट? तो अगर वहां पर एंड लिखा होगा मतलब तीनों जरूरी हैं, और अगर और लिखा होगा मतलब तीनों में से कोई भी एक चलेगा। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा है? कंपीटेंट, यहाँ पर अपन ने पढ़ा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और कंपीटेंट पर्सन विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और को हाईलाइट कर लेना यहाँ पर SSLC विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर लॉ में और बोला है, और मतलब या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो चलेगा। अगर यहाँ पर और की जगह एंड लिखा होता, एंड मतलब तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसको हाईलाइट कर लो, और को हाईलाइट कर लो, यहाँ पर और लिखा है, ठीक है? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप आपके पास कोई भी फूड आइटम, कोई भी फूड पैकेट होगा ना, आप उसमें देख सकते हो FSSAI का 12 डिजिट का लाइसेंस लिखा होगा उसमें। लिखा है FSSAI कोड लिखा है 12 डिजिट का। हाँ, लाइसेंस नंबर आई गेस ये 12 डिजिट का ही होता है, 12 डिजिट्स का। अब देखो FSSAI 14 डिजिट्स का होता है, यस, नॉट 12, आई वाज कंफ्यूज, 14 डिजिट्स का होता है FSSAI। अब FSSAI के बारे में आपको क्या पढ़ना है? FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और यही पढ़ना है बेसिकली आपको, किसको क्या रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले नोट से पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको बुक से रीड कराऊंगी। FSSAI लाइसेंस, FSSAI कर लेते हैं, पोल्यूशन वाला कर लेते हैं FSSAI, और ठीक है, एक और लेक्चर में तो हो ही जाएगा फिर लेसन कंप्लीट। कल क्लास है? कल क्लास रख लेते हैं, ओके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, रख लेते हैं। ओके मैम दोज एफिडेविट्स, वन मोर एफिडेविट, आपको ना 2 एफिडेविट सबमिट करने होते हैं, फिर से बता रही हूँ, कौन सा? ड्रग वाला। 2 एफिडेविट सबमिट करने होते हैं। एक एफिडेविट मतलब बेसिकली प्रॉमिस कि वी हियर बाय कन्फर्म, हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जो भी मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके जो पार्टनर्स हैं, या कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं, या अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो प्रोप्राइटर है, वो जो प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर्स है ना, उनको एक एफिडेविट लिखना पड़ता है जहाँ पर वो लोग ये बताते हैं कि हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है, हमें पास्ट में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगी है, हम जेल नहीं गए हैं, वी आर नॉट कन्विक्टेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आप डिफॉल्टर होंगे, अगर आपको जेल हुई होगी, आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा, तो आपको थोड़ी ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। सो यू हैव टू गिव एन एफिडेविट कि वी आर नॉट कन्विक्टेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हो गया पहला। और दूसरा एक एफिडेविट देना होगा जहां हम प्रॉमिस करेंगे गवर्नमेंट को, डोंट वरी, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना वो वर्किंग आवर्स में प्रेजेंट रहेगा, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो फुल टाइम वर्क करेगा, हमने उसको अपॉइंट कर लिया है, हमारे पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो फुल टाइम वर्क करेगा। हाँ, एफिडेविट हमेशा स्टैम्प पेपर में होता है, एफिडेविट हमेशा स्टैम्प पेपर में ही होता है, ठीक है, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइसेंस के थ्रू के तरफ, नेक्स्ट लाइसेंस के तरफ, विच इज FSSAI लाइसेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, FSSAI लाइसेंस, जैसे कि अपन ने ड्रग लाइसेंस पढ़ा, ड्रग लाइसेंस 2 तरह का होता है, हमने पढ़ा, एक होता है आपका होलसेल ड्रग लाइसेंस और एक होता है आपका रिटेल ड्रग लाइसेंस।
सेम उसी तरह जो आपका एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन और एक होता है लाइसेंस। एक होता है आपका एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन और एक होता है आपका एफएसएसएआई लाइसेंस। अलग अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी के केस में आपको अलग अलग लाइसेंस लेना होता है। और आपको पता है एफएसएसएआई लाइसेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट लाइसेंस और एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, एक होता है एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस और एक होता है एफएसएसएआई सेंट्रल लाइसेंस। एक होता है एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, एक होता है एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस और एक होता है एफएसएसएआई सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, तो एक होता है रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस। और ये होता है सबसे छोटू छोटू के लिए, ये उससे बड़ू के लिए और ये उससे बड़ू के लिए। समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर आपका टर्नओवर बहुत कम है, 12 लाख से भी कम है, 12 लाख यानी 12 लैक्स, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से भी कम है या 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब आप एकदम छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो। आजकल ठेले वालों का टर्नओवर, जो पानी पूरी बेचते हैं ना ठेला में, पानी ठेला लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, उनका टर्नओवर इससे ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो अगर आपका टर्नओवर ना 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब आप बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कराना होगा एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है बट 20 करोड़ तक है, 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं, मतलब आप मीडियम लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको लेना होगा एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, आपका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, आपका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, उस केस में आपको लेना होगा एफएसएसएआई का सेंट्रल लाइसेंस। उस केस में आपको लेना होगा एफएसएसएआई का सेंट्रल लाइसेंस। बात समझ में आई? हाँ मैडम, समझ में आ गई। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो एकदम छोटू छोटू हैं उनको लेना होगा फर्स्ट वाला एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, जो उससे थोड़े बड़े हैं उनको लेना होगा एफएसएसएआई का स्टेट लाइसेंस, और जो एकदम बड़े हैं उनको लेना होगा एफएसएसएआई का सेंट्रल लाइसेंस। तीनों के लिए अलग अलग है। ये वाला लाइसेंस अलग लोगों के लिए है, ये वाला अलग लोगों के लिए है और ये वाला अलग लोगों के लिए है। तो मैम सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और मैम ये कौन से एक्ट के अंदर हम लोग लेते हैं? जो एफएसएसएआई है ना, इसका फुल फॉर्म है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, फूड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह हमारी एक अथॉरिटी है और इसको रेगुलेट करने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जिसको अपन बोलते हैं एफएसएसएआई एक्ट या फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट 2006। ये 2006 में आया था ये कानून। इस कानून का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये वाला लाइसेंस लेने के लिए कौन से एक्ट में जाते हैं हम लोग? एफएसएसएआई लाइसेंस में जाते हैं। इसका ड्रग लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा कंप्लीट अलग था, ये पूरा कंप्लीट अलग है। हम लोग पूरा दूसरा एक्ट पढ़ रहे हैं। ड्रग लाइसेंस में हम लोग ड्रग एक्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पर अपन एफएसएसएआई एक्ट पढ़ रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? So for taking FSSAI license, it is covered under Food Safety and Standards Act 2006 और इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी का नाम है एफएसएसएआई और ये अथॉरिटी जो है ये आपको लाइसेंस देती है। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ एफएसएसएआई लाइसेंस के बारे में। एफएसएसएआई इज एन एक्रोनीम, एक्रोनीम मतलब शॉर्टकट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद FSSAI is an autonomous body created by the central level to regulate food issues। जो FSSAI है ना वो सेंट्रल लेवल पे है, जो FSSAI है वो सेंट्रल लेवल पे है और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल पे क्रिएट हुई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट फूड रिलेटेड इशूज। ये लोग कौन से मैटर्स को संभालते हैं? जो फूड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनसे डील करते हैं। FSSAI का काम वो होता है। FSSAI कब बनी थी? अगस्त 2011 में। टू एंश्योर, FSSAI का काम क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप FSSAI? So FSSAI is an government body, it's an autonomous body which is created to regulate food issues and it is created to ensure the safety and wholesomeness of the food। wholesomeness माने वो खाना ईटेबल है कि नहीं, होलसम है कि नहीं, मतलब फ्रेश है कि नहीं, स्टेल तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया है। So in order to ensure the safety and wholesomeness of the food, this authority is made. FSSAI was made in August 2011 and it was created under an act called Food Safety and Standard Act.
विद गाइडलाइंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ऑफ कोर्स ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है? ये आ जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आ जाता है, ठीक है, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द पर्पस इज टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स दैट आर बैक्ड बाय साइंस। ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के वो साइंस के बेसिस पे है। अब आप अगर देखेंगे कोई भी आप फूड पैकेट देखोगे, मैं लेके आने वाली थी क्लास से पहले, मेरे को याद था कि कोई फूड पैकेट लेके आना है और क्लास के टाइम पे मैं भूल गई। आपके पास आपके घर पे कोई भी फूड पैकेट होगा, फूड आइटम होगा, आप उसमें देखना वो प्रॉपर एक्सपायरी डेट लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिखे होते हैं कि दिन में कितना लेना है, कितना इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको कंपलसरी होता है कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स बताओ, आपका प्रोसेस बताओ, कैसे बना है ये, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको कंज्यूम करना है, और इसका एक्सपायरी क्या होगा, कितने मंथ्स के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा, कितने ईयर्स के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वो एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड दैट इज बैक्ड बाय साइंस ऑफ कोर्स, कि ये आइटम इतने टाइम में खराब हो जाता है। एफएसएसआई क्यों बनाया गया? टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपको गुड्स बोल रही हूँ, फूड आइटम्स मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, इंपोर्ट करना है, you have to take this license, FSSAI license, and that is compulsory, and the aim is to protect and promote public health through various regulations। अगर ये नहीं होता भाई पब्लिक हेल्थ को कितना खतरा। मैगी के ऊपर केस हुआ था कि मैगी के अंदर लीड है, एफएसएसएआई के अंदर हुआ था, एफएसएसएआई के अंदर कि भाई ये एक्ट का वायलेशन कर रहा है, मैगी में इन्होंने लीड डाला हुआ है जिससे कि लोगों के हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। तो फिर बाद में ये केस चला था, बाद में उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था मैगी को उसके वजह से, राइट। तो ये एक छोटी सी बात है कि अगर ये एक्ट नहीं होता तो लोग तो भाई पैकेट में कुछ भी डाल के बेचते, गोबर डाल के बेचते, भाई गोबर डाल के बेचते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप फूड आइटम सेल कर रहे हो, वो उसमें आप सेल हो जाएगा। आपकी अगर हलवाई की दुकान भी है तो भी वो आ जाएगा संदीप, आपका एफएसएसआई लाइसेंस। पैकेट फूड आइटम नहीं, आपका रेस्टोरेंट है, आप खाना बना के खिला रहे हो, उसमें भी आ जाएगा आपका एफएसएसआई एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक बात ध्यान से सुनो, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, सेल, इंपोर्टिंग गुड्स और फूड आइटम्स, देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। एंड इसका मेन एक्ट क्या है? टू मेंटेन एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ। क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं होता लोग कुछ भी बेचते, कुछ भी बना के खिलाते, तो एंड अल्टीमेटली अगर ईटेबल नहीं है वो आइटम तो उससे पब्लिक हेल्थ खराब होगी। That is why the main aim of this act is to promote public health. And as per section 3 of FSSAI Act, every food business operation in India is required to be licensed under FSSAI। तो भी फूड में डील कर रहे हैं, every food business operator should obtain FSSAI license। every food business operator जो भी खाना बना के खिला रहे हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, सबको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप रेस्टोरेंट हो, चाहे आप कैफे चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, आप पैकेट फूड आइटम परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इन एवरी केस यू हैव टू ऑब्टेन द एफएसएसआई लाइसेंस हु आर इन्वॉल्व इन द फूड बिजनेस। आप फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है, आप डोसा बना के खिला रहे हो, आप चाहे डोसा पैक करके सेल कर रहे हो, चाहे आप लेस बेच रहे हो, लेस की पैकेट, या फिर आप कुरकुरे की पैकेट बेच रहे हो, या फिर आप हाजमोला की पैकेट बेच रहे हो, या आप लेट्स से ये क्या नाम है, सॉरी, रियल जूस, हाँ रियल जूस ले लो, आप रियल जूस बेच रहे हो, तो सब केस में एफएसएसआई लाइसेंस लेना होगा। और आपको पता है अगर आप वो मैन्युफैक्चरर अलग है उस गुड्स का, मान के चलो रियल जूस, मैन्युफैक्चरर अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, तो दोनों का अलग अलग लाइसेंस लगेगा। सेलर अलग है तो दोनों का अलग अलग लाइसेंस लगेगा। आप कई सारे फूड पैकेट्स में देखना, मैन्युफैक्चर का अलग एफएसएसआई लाइसेंस लिखा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का अलग एफएसएसआई लाइसेंस लिखा होता है। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, तो भी आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना होगा। यू आर डीलिंग विथ फूड, राइट? यू आर डीलिंग विथ फूड, यू हैव टू ऑब्टेन द एफएसएसआई लाइसेंस।
So all the manufacturers, traders, restaurants who are dealing with food business, they have to opt in this 14 digit. हाँ, मैंने बताया था ना 14 डिजिट का ये कोड होता है, या तो रजिस्ट्रेशन या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। आपके टर्नओवर के बेसिस पे आपको या तो FSSAI रजिस्ट्रेशन या फिर FSSAI लाइसेंस लेना होगा, जो कि विच मस्ट बी प्रिंटेड ऑन फूड पैकेज। मैंने आपको बताया ना, अब देखो आप अगर डोसा बना के खिला रहे हो तो डोसा में तो प्रिंट नहीं करोगे आपका FSSAI लाइसेंस ऑफ कोर्स, बट हाँ अगर आप पैकेट फूड आइटम बेचते हो तो वो पैकेट फूड आइटम में कंपलसरी होता है FSSAI लाइसेंस होना। आपको एक भी ऐसा फूड पैकेट नहीं मिलेगा जिसमें FSSAI लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होगा, कंपलसरी है वो। आर वी क्लियर विद दिस? अब यहाँ पर आपको देखो बोल रहा है कि FSSAI का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है एंड द गवर्नमेंट, द स्टेप इज टेकन बाई government's food licensing and registration system to ensure the food products undergo quality checks। और आपको पता है ये लाइसेंस आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो लॉकडाउन के टाइम पे ना हमारा मस्त एकदम मूड चला था लड्डू का बिजनेस स्टार्ट करने का, दादी के नाम पे। मेरी दादी इतनी टेस्टी लड्डू बनाती है, टेस्टी लड्डू बनाती है, एंड उनकी रेसिपी अलग ही है लड्डू बनाने की। तो हमने उनको एकदम मोटिवेट कर दिया, हमने बोला माँ आप मस्त लड्डू बेचना स्टार्ट करो, एकदम मस्त जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया फेमस हो जाएंगे आपके, एक दिन हल्दीराम जितना बड़ा कंपनी बन जाएगा आपका लड्डू का। ठीक है, हल्दीराम एक भुजिया से चालू किया था बेचना, आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है इंटरनेशनल। तो लेकिन ना हम फिर नहीं किए, क्यों? आइडिया आया था लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया कि ना FSSAI लाइसेंस में बहुत झंझट है। FSSAI लाइसेंस लेने के लिए ना आपको ना फिर बहुत सारे क्वालिटी चेक्स अंडरगो करने होते हैं, जहाँ पर वो लोग बताते हैं पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताओ कि कैसे आप बना रहे हो ये प्रोडक्ट, क्या 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 फॉलो कर रहे हो, राइट? आपका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, और वो सारे पैकेट में सेम होना चाहिए। अब आप हल्दीराम की भुजिया खाओगे तो ऐसा है क्या एक पैकेट का अलग टेस्ट आता है, दूसरे पैकेट का अलग टेस्ट आता है? नहीं ना, आप कोई सी भी पैकेट खरीदो, हर पैकेट का सेम टेस्ट आएगा ना हल्दीराम भुजिया का। क्यों? क्योंकि वो लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, एक SOP फॉलो करते हैं, एक सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बनाने के लिए, विच हैज़ गॉन थ्रू क्वालिटी चेक। वो लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके अंदर आपको रेगुलेट होते हैं, आप FSSAI एक्ट के अंदर रेगुलेट होते हो। तो इंश्योर करने के लिए कि हाँ आपका क्वालिटी चेक करेगी गवर्नमेंट कि आपकी क्वालिटी कैसी है। इवन अगर आपको रेस्टोरेंट के लिए चाहिए ना FSSAI लाइसेंस, तो वो लोग आएंगे, अथॉरिटी प्रॉपर आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, आपका खाना खा के देखेंगे, जाके देखेंगे कैसे आप बना रहे हो, अच्छा प्रोसेस क्या है, क्वालिटी चेक करेंगे, ताकि रिड्यूस हो एडल्ट्रेशन यानी कि पुअर क्वालिटी के गुड्स दे देना। दूध में अपन फेविकोल मिला दे रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं, एडल्ट्रेशन। खराब क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब कर दे रहे हैं मिक्स करके, ताकि एडल्ट्रेशन कम हो। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, वही अच्छा चावल बोल के बेकार वाला चावल दे दिया हमने, चावल यानी राइस। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ, ताकि जो लोग फूड बना रहे हैं या बेच रहे हैं वो लोग अकाउंटेबल रहें। ये सारे पर्पस के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन होता है। हम क्यों FSSAI का रजिस्ट्रेशन करने बोलती है गवर्नमेंट? ताकि इंश्योर हो कि हाँ फूड्स क्वालिटी चेक हो रहा है प्रॉपर, एडल्ट्रेशन कम हो रहा है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कम हो रहा है, और मैन्युफैक्चरर्स और जो लोग फूड बना रहे हैं वो अकाउंटेबल रहें। तो FSSAI का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है वेबसाइट के थ्रू। हमारी FSSAI की प्रॉपर ऑनलाइन वेबसाइट है foscos.fssai.gov.in। ये सेंट्रल लेवल पे हमारी वेबसाइट है, और स्टेट के लिए अगर आपको करना होता है FSSAI रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वो ऑफलाइन होता है। अगर आपको सेंट्रल FSSAI लाइसेंस लेना है तो वो ऑनलाइन हो जाता है। सेंट्रल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है foscos.fssai.gov.in, वहाँ के थ्रू इजीली हो जाएगा। उसके बाद FSSAI एक्ट के साथ ना जो आपका एक्ट है कौन सा, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट, उसके साथ साथ लाइसेंस भी रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं, विच इज़ फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशंस 2011। यहाँ पर आपको बोला है कि एक्ट तो है ही, FSSAI का आपका एक्ट तो है ही, उसके साथ साथ FSSAI का रेगुलेशंस भी हैं विच इज़ मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। FSSAI लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस 2011। तो आपको रजिस्टर कराना होता है, लाइसेंस लेना होता है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड
ऑल द फूड ऑपरेटर्स इन इंडिया मस्ट हैव एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। जो भी फूड का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी फूड से डील कर रहे हैं, उन सबको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर में हो, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन। ये रिपीट हो रहा है बेसिकली। अब बेस्ड ऑन योर साइज एंड नेचर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बोली गई है कि आपको लाइसेंस लगेगा कि रजिस्ट्रेशन लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके साइज पे, आपके साइज और नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप एकदम छोटे हो तो एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उससे बड़े हो तो एफएसएसआई का स्टेट लाइसेंस लेना, और उससे बड़े हो तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। तो आपके साइज और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना होगा कि एफएसएसआई का लाइसेंस लेना होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर साइज एंड नेचर। अच्छा, ये जो 14 डिजिट्स होता है ये क्या डिनोट करता है? ये मेरे हिसाब से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया हुआ है। जो सबसे पहला डिजिट होता है वो एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होता है। दूसरे 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। दूसरे 2 डिजिट ईयर्स बताते हैं, जैसे 2022 है तो यहाँ 22 लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ऑफिसर का नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, और उसके बाद के यूनिक नंबर होता है, सॉरी सीरियल नंबर ऑफ फूड बिजनेस, हाँ आपका एक यूनिक नंबर होता है। ये ऐसे 14 डिजिट आपका एफएसएसआई लाइसेंस नंबर होता है, ऐसा 14 डिजिट का। अब एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है और एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में दिया हुआ है। तो इसको करने के पहले जो है मैं आपको एक बार नोट से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले किसको किसको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। हाँ, यस, एफएसएसआई ऑल्सो हैज पावर टू ऑडिट एंड इंस्पेक्ट। यस संदीप, दे हैव पावर। सबसे पहले किसको किसको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन कराना होता है? जो भी पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, पेटी मतलब छोटे छोटे, स्मॉल, पेटी। जैसे आप 11-12 में बनाते थे ना पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक यानी छोटे मोटे खर्चे के जो होते थे, छोटे मोटे पैसे आए गए उसके लिए अपन पेटी कैश बुक बनाते थे। सेम उसी तरह जो आपके पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, मतलब एकदम छोटे, उनको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब मैम पेटी फूड ऑपरेटर्स में ये 3 लोग आ जाते हैं। कौन 3 लोग? सबसे पहला पेटी रिटेलर। पेटी रिटेलर मतलब छोटा मोटा रिटेलर है जो आपका फूड सिर्फ बेचता है, खरीदता बेचता है। रिटेलर बनाता नहीं है, सिर्फ खरीदता बेचता है, पेटी रिटेलर। या हॉकर। हॉकर यानी कि यहाँ हॉकाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अपन। हॉकर यानी कि जो लोग नहीं होते हैं अपने कंधे पे खाने का सामान लेके जगह जगह घर घर जाके खिलाते हैं, जैसे या फिर अपने साथ खाने का सामान लेके घर घर जाके खिलाते हैं, जैसे वो बुड्ढी का बाल वाला। बुड्ढी का बाल यानी कि कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी वाले हो गए। मुर्रा वाले कुछ होते हैं, मुर्रा आप नहीं समझोगे क्या होता है। कुछ पानी पूरी वाले हो गए, पानी पूरी वाले होते हैं ना, उनका स्टॉल वो पोर्टेबल होता है, वो लेके जाते रहते हैं अलग अलग जगह लेके जाके खिलाते। कुल्फी वाले, हाँ कुल्फी वाले हो गए। कुल्फी वाले घर घर जाके खिलाते हैं, तो वो लोग को हॉकर बोलते हैं अपन। बेसिकली ये लोग ना अपने अपन इसको गूगल करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हॉकर। Ma'am, is it difficult to get the registration of FSCI? एक्चुअली ना इसमें ना बहुत वो होता है कि ना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं के लिए ना, तो फूड आ रहा है हॉकर। रोड साइड। नहीं नहीं, रोड साइड स्टॉल तो अलग हो गया। रोड साइड स्टॉल तो यहाँ पर कवर्ड है। रोड यहाँ पर आ गया। टेम्पररी स्टॉल होल्डर। टेम्पररी स्टॉल्स में ये जो स्टॉल वाले होते हैं ना, स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं, वो लोग सब आ जाएंगे। हाँ, हॉकर लोग भी आ जाएंगे क्योंकि वो लोग भी तो पोर्टेबल होता है ना। बेसिकली यही सब आ जाता है हॉकर में। जो लोग फूड कैरी करके घर घर जाके सेल करते हैं अपना फूड, वो हॉकर हो जाता है। इटिनरेंट वेंडर मतलब पोर्टेबल वेंडर। पोर्टेबल वेंडर मतलब अगेन सेम, जैसे जो गाड़ी वाले होते हैं ना, आजकल वैन्स आती है, फूड वैन है कि आई अपना गाड़ी लगाई, बेचे वो लोग और फिर चले गए, तो उनको अपन इटिनरेंट वेंडर बोलते हैं। मतलब जो पोर्टेबल होता है, जैसे जो बेसिकली कार वगैरह में आप देखेंगे, वैन वगैरह में होता है,
ओपन इटिनरेंट वेंडर बोलते हैं, जैसे वैन में वो कुल्फी वाला और आइसक्रीम वाला स्टॉल्स होता है, वो सब आ जाएंगे। और टेम्परेरी स्टॉल होल्डर में वो जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, वो जो टेम्परेरी स्टॉल्स लगाते हैं, वो लोग सब आ जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये सबको जो है FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मैम उसको भी लेना होता है? हाँ लेना पड़ता है, हाँ लेना पड़ता है, यस लेना पड़ता है। तो आप पेटी रिटेलर हो, आप हॉकर हो, इटिनरेंट वेंडर हो, टेम्परेरी स्टॉल होल्डर हो, सबको FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। दूसरा, अगर आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रिलीजियस सोशल गैदरिंग में, तो आप जो देखेंगे ना, जो रिलीजियस सोशल गैदरिंग, मंदिर में प्रसाद बंटता है, रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, मान के चलो हमारे यहाँ भागवत कथा करवा रहे हैं, हमारे यहाँ भगवत कथा करा रहे हैं, ये क्या है? रिलीजियस गैदरिंग। अब यहाँ पर अपन प्रसाद बांट रहे हैं, रिलीजियस फूड, पैकेट फूड बांट रहे हैं, पैकेट में हम बूंदी जानते हो ना, हम पैकेट में कुछ स्वीट्स बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, के लिए भी आपको लेना होगा। रिलीजियस गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में, अगर आपकी कोई सोशल गैदरिंग है उसमें आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा, एक्सेप्ट केटरर। केटरर मतलब जब आप प्रॉपर केटरर बुक करते हो शादी वगैरह के लिए, मैरिज फंक्शंस के लिए, जब आप केटरर्स बुक करते हो तो उसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस नहीं लेना होगा। तो अगर आप रिलीजियस से सोशल गैदरिंग में फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। नेक्स्ट इज, अगर आप छोटे मोटे फूड प्रोवाइडर हो, छोटे मोटे यानी कि आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, आपका टर्नओवर मैक्सिमम 12 लाख है, तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एंड आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो फूड आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो 100 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। आपका एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब सालाना टर्नओवर, एनुअल मतलब पूरे साल का, पूरे ईयर का टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हर दिन आप 100 kg से ज़्यादा फूड नहीं बना रहे हो, टोटल फूड, अगर लिक्विड में है तो लीटर, 100 kg या 100 लीटर पर डे से ज़्यादा आप नहीं बना रहे हो। अगर मिल्क है तो आप 500 लीटर से ज़्यादा पर डे नहीं बेच रहे हो, तो ही आप पेटी में आओगे और तो ही आपको आप रजिस्ट्रेशन के अंदर आओगे। अदरवाइज अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर देते हो तो फिर आप स्टेट लाइसेंस के अंदर आ जाओगे, फिर आप ये FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, राइट। अगर आप कब आप किस केस में आप FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगे? अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है एंड पर डे बेसिस पे आप 100 kg या 100 लीटर से ज़्यादा फूड नहीं बना रहे हैं, 500 लीटर से ज़्यादा मिल्क नहीं बेच रहे हैं, और अगर आप आपकी पोल्ट्री शॉप है, आप नॉनवेज बनाते हो, तो जो स्लॉटरिंग कैपेसिटी है, स्लॉटरिंग मतलब स्लॉटरिंग कैपेसिटी है, वो होनी चाहिए मैक्सिमम 2 लार्ज एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल, 50 पोल्ट्री बर्ड्स। मैं वेजिटेरियन हूँ, बता दूँ आपको, प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। ये छोटी सी बात हो गई कि कौन से केस में आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बट उसके साथ साथ आपका जो लिमिट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूड कैपेसिटी 100 kg ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिल्क हैंडलिंग 500 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लॉटरिंग कैपेसिटी 2 लार्ज एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल और 50 पोल्ट्री बर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर ऑल दिस पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू FSSAI रजिस्ट्रेशन। उसके बाद FSSAI लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट लाइसेंस और एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस किसको लेना पड़ता है? जो मीडियम साइज फूड ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है बट मैक्सिमम 20 करोड़ है, 12 lakhs to 20 करोड़, जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है बट मैक्सिमम 20 करोड़ है, 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनको लेना पड़ता है FSSAI का स्टेट लाइसेंस। और जो लार्ज फूड ऑपरेटर्स होते हैं, लार्ज फूड ऑपरेटर्स यानी कि जिनका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज़्यादा होता है, तो इसमें मतलब एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े वाले ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ऐसे फूड ऑपरेटर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा होता है, उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। और ऐसे फूड ऑपरेटर्स जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका टर्नओवर डजंट मैटर, आपका टर्नओवर जो भी हो, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो इंडिया में बेच रहे हैं और जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसको कौन सा लाइसेंस लेना है। एकदम छोटू छोटू वालों को FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना है, मीडियम वालों को स्टेट लाइसेंस लेना है, और एकदम बड़े बड़े वालों को सेंट्रल लाइसेंस लेना है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए।
स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपका किनको किनको कौन कौन सा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना है। एक बार इसको मैं बुक से एक बार दिखा देती हूँ आपको, फटाक से आ जाओ, एकदम फटाक से। FSSAI रजिस्ट्रेशन, सेम थिंग, पूरा सेम टॉपिक मैंने आपको नोट से पढ़ा दिया है, जल्दी से मार्किंग कर लो। FSSAI रजिस्ट्रेशन किसको लगता है? पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लगता है। किसको लगता है FSSAI रजिस्ट्रेशन? पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर को लगता है। और कौन कौन पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर? नंबर 1, जो फूड खुद बना के बेचते हैं। आजकल तो होममेड फूड ना लोग स्विगी जोमेटो में भी बेचने लग गए हैं, तो वो लोग भी आ जाएंगे ना। जो फूड खुद बना के बेचते हैं, या पेटी रिटेलर हो गया। पेटी मतलब स्मॉल, रिटेलर मतलब जो समझ लो पेटी फूड आइटम्स, पैकेट फूड आइटम्स बेच रहा है। हॉकर, हॉकर बता दिया मैंने। इटिनरेंट वेंडर, जो पोर्टेबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशल लाइक वैन। और टेम्पररी स्टॉल्स, टेम्पररी स्टॉल, ये लोग सब आ जाएंगे नंबर 1। नंबर 2, फूड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिलीजियस और सोशल गैदरिंग में, एक्सेप्ट केटरर। नंबर 2 ये लोग आ जाएंगे। तीसरा, ऐसे बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल में है, या कॉटेज, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू फूड विद एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, एंड जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, एंड जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम है 100 kg और 100 लीटर, अदर देन मिल्क, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स या मीट प्रोडक्ट्स को छोड़ के, क्योंकि मिल्क और मीट के लिए अलग लिमिट दी हुई है। मिल्क के लिए क्या लिमिट है? इज अप टू 500 लीटर्स, 500 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, 500 लीटर मिल्क ऑफ पर डे। और जिसकी स्लॉटिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम 2 लार्ज एनिमल, 10 स्मॉल एनिमल और 50 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे। ये सारी पर डे की लिमिट है, पर डे पर डे पर डे। ये तीनों कंडीशन प्लस आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो उस केस में आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैडम समझी गई। नीचे आओ, FSSAI लाइसेंस, किसको किसको FSSAI लाइसेंस लेना है? किसको किसको FSSAI लाइसेंस लेना है? एनी पर्सन और एंटिटी दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज पेटी, जो पेटी फूड में नहीं आते हैं, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उनको लाइसेंस लेना होगा, जो पेटी में नहीं आते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट किसको लेना है? जो मीडियम साइज है, जो स्मॉल टू मीडियम साइज है, यानी कि उनका एनुअल टर्नओवर होता है 12 लाख टू 20 करोड़ के बीच में, उनको हम लोग बोलते हैं मीडियम साइज फूड ऑपरेटर्स। उनको लेना होता है स्टेट लाइसेंस। उसके बाद एकदम बड़े बड़े होते हैं, जो एकदम जाइंट होते हैं, फूड जाइंट्स, हल्दीराम फूड जाइंट, ठीक है, जितने बड़ी बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर, रियल फ्रूट जूस आप बोल रही थी, रियल भी उसका भी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स। रियल फूड जाइंट्स हैं जो जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो लार्ज फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर, यहाँ पर एक्सपोर्टर भी लिख दो, हैव टू ऑब्टेन सेंट्रल लाइसेंस। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। क्लियर है? ये हो गया एकदम अच्छे से मैम, क्लियर हो गया किसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, किसको सेंट्रल लाइसेंस, किसको स्टेट लाइसेंस। अब है प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ईजी है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है मैम, एंड लाइसेंस क्या क्या प्रोसीजर है? दोनों प्रोसीजर सेम है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सेम नहीं है, सॉरी अलग अलग है। लाइसेंस लेना होगा तो क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो क्या प्रोसेस है। यानी कि ये जो पेटी फूड ऑपरेटर्स थे, छोटे मोटे फूड ऑपरेटर्स, उनको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है, एकदम जल्दी बता रही हूँ, बहुत ईजी है, समझ जाएगा, खुद से पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा। पेटी फूड ऑपरेटर है, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म ए। किसको देना होगा? ऑनलाइन पोर्टल है, फॉस्कस पोर्टल, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, या फिर किसी स्टेट में ऑफलाइन प्रोसेस होता है तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। या तो ऑनलाइन फॉस्कस पोर्टल में, फॉस्कस पोर्टल बताया था ना, फॉस्कस FSSAI का वेबसाइट है, फॉस्कस पोर्टल में, या फिर ऑफलाइन। अब ये लोग 7 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट। अगर सब सही होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये लोग आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी पूरी डिटेल्स होगी रजिस्ट्रेशन की, और आपका एक फोटो होगा, पासपोर्ट साइज फोटो। और उस FSSAI सर्टिफिकेट को शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन आवर प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो ध्यान से देखना, पूरी दीवारों में देखना, कहीं ना उनका FSSAI सर्टिफिकेट टंगा होगा पूरी वेबसाइट, मतलब उनके रेस्टोरेंट में कहीं तो भी उनका FSSAI सर्टिफिकेट ना वॉल में कहीं लगा होगा,
कहीं तो होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट FSSAI रजिस्ट्रेशन, एकदम ईजी। जल्दी से आओ बुक में वापस, पेज नंबर 358 में आओ। यहाँ पर ये क्या है, FSSAI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ दिया हुआ है FSSAI रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। FSSAI का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या है FSSAI का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर? एक सेकेंड, नहीं यहाँ दिया हुआ है। पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ए। वो लोग एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर्म ए में और अप्लाई करेंगे या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो वो लोग ना या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होगी और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन आवर प्लेस ऑफ बिजनेस। सेम प्रोसेस पूरा मैंने आपको नोट्स के थ्रू करा दिया, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर दी हुई है कि अगर कोई सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और वो डेयरी कोऑपरेशन सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, तो उसको FSSAI रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बेच रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बेच रहा है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको FSSAI लाइसेंस नहीं लेना होगा। दैट्स इट। उसके बाद ये था FSSAI रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट इज FSSAI लाइसेंस का प्रोसेस। बहुत इजी है। FSSAI लाइसेंस का क्या प्रोसेस है, किसको किसको लाइसेंस लेना होगा? जो स्मॉल वाले हैं और जो लार्ज वाले हैं उनको लेना होगा। तो वो लोगों को ना एप्लीकेशन फाइल करना होगा ऑनलाइन फॉस्कस पोर्टल में, और ये एप्लीकेशन होगा फॉर्म बी में। तो इतना बस ध्यान रखना कि अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका फॉर्म होगा फॉर्म ए में, और अगर लाइसेंस लेना है तो उसका फॉर्म होगा फॉर्म बी में। तो ये लोग एप्लीकेशन देंगे फॉर्म बी में, उस एप्लीकेशन के साथ ये लोग एफिडेविट अटैच करेंगे, एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन होगा, सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ साइंड, अटेस्टेड यानी कि साइंड, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम अटैच करेंगे। फिर ये हम लोग सबमिट कर देंगे, फिर वो लोग लाइसेंस देंगे हमें। अब रजिस्ट्रेशन होता है वो परमानेंट होता है। क्यों मैम? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं इनको अपन नहीं बोल सकते कि हर 1 साल में, हर 5 साल में रिन्यू कराओ। अब वो छोटा सा बेचारा पानी पूरी वाला है, उसको अपन बोलेंगे क्या हर 5 साल में रिन्यू कराओ? वो नहीं कराएगा, वो तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेगा जब तक उसको डंडी नहीं पड़ेगी। जो छोटे मोटे बिजनेस ऑपरेटर है, हमारा छोटा सा डोसा स्टॉल है, 10 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर नहीं हो पाता है। वैसे तो डोसा स्टॉल का बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है, बट एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो हम नहीं जाएंगे हर 5 साल में रिन्यू कराने। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो परमानेंट होता है, लेकिन जो लाइसेंस होता है ना वो सिर्फ कुछ साल के लिए मिलता है, जैसे 1 to 5 ईयर्स के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है, और उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। और रिन्यू कराने के लिए आपको वापस से नया एप्लीकेशन देना पड़ता है टू रिन्यू एटलीस्ट 30 डेज बिफोर दी एक्सपायरी। आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 30 डेज पहले आपको वापस रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन देना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि वो बेचारे छोटे छोटे पेटी फूड ऑपरेटर को अपन नहीं बोलेंगे कि हर 5 साल में रिन्यू कराओ, वो नहीं कराएंगे बेचारे, वो अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर। बट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने उनको बोल सकते हैं। बट हाँ, जो मीडियम और लार्ज फूड ऑपरेटर्स हैं उनको लाइसेंस मिलेगा 1 साल के से 5 साल के बीच में, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का लाइसेंस मिलेगा, और उनको वो लाइसेंस हर 5 साल में या हर 2 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा। क्यों मैम? हो सकता है ना आपकी फूड की क्वालिटी डिक्रीज हो जाए, आप चेंज कर दो अपना प्रोसेस फूड बनाने का, इसलिए आपको बार बार उसको चेक कराना होता है। और आपका जब लाइसेंस एक्सपायर होता है, रिन्यू कराते हैं, तो वापस से फूड अथॉरिटी आके चेक करता है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन है ना, क्वालिटी खराब तो नहीं किया आपने, एडल्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हो। दैट इज द थिंग। तो दिस इज अबाउट FSSAI लाइसेंस। जल्दी से बुक में आ जाओ, बस इतना है, 2 पैराग्राफ खत्म। दिस इज FSSAI लाइसेंस प्रोसीजर। लाइसेंस कैसे लेंगे उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। लाइसेंस कैसे लेंगे उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि FSSAI लाइसेंस एप्लीकेशन जो होता है वो फॉर्म बी में होता है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा फॉर्म बी में, ऑनलाइन फॉस्कस पोर्टल में। फॉस्कस पोर्टल है, ऑनलाइन फॉस्कस पोर्टल में देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन के साथ, एफिडेविट एनेक्शर के साथ। फीस जो होगी वो दे देना। उसके बाद जो FSSAI का लाइसेंस मिलेगा वो फॉर्म सी में मिलेगा।
ये नोट्स में लिखना भूल गई मैं, लिख लेना। जो एफएसएसए का लाइसेंस होगा फॉर्म सी में होगा 1 से 5 साल के लिए होगा। 1 साल का भी हो सकता है, 2 इयर्स का भी हो सकता है, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स का भी हो सकता है। एफएसएसए का लाइसेंस फॉर्म सी में लिख लेते हैं यहाँ पर, एफएसएसए लाइसेंस इन फॉर्म सी, इन फॉर्म सी, ठीक है। फॉर्म सी में मिलेगा आपको। उसके बाद इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड for 1 or 2 years then license can be renewed by making the application 30 days prior to expiry date। अगर आपका लाइसेंस 1 से 5 साल के लिए मिला है तो आप उसको एक्सपायरी के 30 डेज पहले रिन्यू करा सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट एफएसएसआई लाइसेंस। ये चार्ट सेम वही है जो अपन ने पढ़ा, रिपीटेड है कि पेटी वालों को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मीडियम वालों को स्टेट लाइसेंस और लार्ज वालों को सेंट्रल लाइसेंस, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। एक चीज़ और लिख लेना, मैं लिखना भूल गई, ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, मोर देन 1 स्टेट, उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ऐड कर देती हूँ। तीसरा, ऑपरेटिंग इन मोर देन 1 स्टेट, ठीक है। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के साथ हमारा एफएसएसआई का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज हमने 3 रजिस्ट्रेशन पढ़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एफएसएसआई और ड्रग लाइसेंस, ठीक है। एफएसएसआई का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एफएसएसआई का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद का स्क्रीनशॉट ले लो, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, काम चला लेना, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एफएसएसआई लाइसेंस का, एफएसएसआई लाइसेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रग लाइसेंस। पहले आधा लो ड्रग लाइसेंस का, दिख रहा है क्या लिखा है, आधा लो ड्रग लाइसेंस का स्क्रीनशॉट, और फिर ये वाला ले लो, बचा कुछ आधा का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का। थोड़ा सा कचरा हो गया है, तो रुको, आधा आधा ले लो। पहले इतना लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। फिर ये प्रोसेस का ले लो, प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये प्रोसेस का लो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अच्छा, जाने से पहले एक और बात बता देती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा चलो, कल ही कर लेंगे, पोल्यूशन वाला मैं बताने वाली थी, बट फिर पोल्यूशन वाला कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल लेक्चर रहेगा और कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग ये लेसन कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा एनबीएफसी को छोड़ के, और फिर हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट विद पार्ट बी। तो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। एनी डाउट फॉर टुडे? We consume the goods produced by petty that shops or itinerants. If something goes wrong, then will there be any investigation or inquiry? According, Because we will not be knowing the address, we will not be knowing any kinds of details, and they move from place to place, no? यस, ऑफ कोर्स इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू लॉ, यस, तभी ये लॉ बना है कि अगर कोई भी कुछ सामान बेचता है खाने का और उससे तबीयत खराब हो जाती है या किसी के हेल्थ को इफेक्ट होता है, तो ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, बट अगेन इंडिया का अथॉरिटी बहुत ढीला है, बहुत ढीला है। So it is illogical, no? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन वो लॉ में है कि अगर, हाँ मान के चलो, अगर किसी का खाना खाने से किसी की जान ही चली गई तो But still nothing could be done if he moves away from the state. नो, बट No details. नो, आप आज के ज़माने में आप डिटेल्स निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई भी वेंडर है, उसका प्रॉपर एक एरिया होता है, और आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपका नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका आईडी, पैन कार्ड, आधार चला गया ना गवर्नमेंट के पास। Yes, only if someone complains. हाँ हाँ,
और Okay. वैसे भी मतलब नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर फ्रॉम टाइम टू टाइम ना एफएसएसएआई जब लाइसेंस करती है ना, तो वो विजिट करती है, देखती है आप स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Okay. Okay. ठीक है, हाँ, यस। अब एक्टिव तो वो तभी होंगे गवर्नमेंट जब कोई कंप्लेन करेगा। यस संदीप, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यस, यू ऑल टुमारो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय। बाय Bye, ma'am. बाय बाय।